नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आप देख रहे हैं किस्सा सियासी। और बात मध्य प्रदेश में सिंधिया की बगावत से कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट के दौर की, और इसका आज ये तीसरा एपिसोड है। अब तक हम इस सियासी खेल में यहां तक बता चुके हैं कि गुड़गांव के होटल में कैसे विधायकों को इकट्ठा किया जाता है, कैसे खुफिया खबर कमलनाथ तक पहुंचती है, फिर रात को कैसे कांग्रेस के लोग होटल तक पहुंचते हैं, और कैसे बीजेपी के नेता कुछ विधायकों को होटल के पीछे के रास्ते से लेकर निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, विधायकों को बेंगलुरु पहुंचाया जाता है, और कुछ विधायक दिल्ली में कैसे कांग्रेस नेताओं के हाथ लग जाते हैं। अब उससे आगे की कहानी। 4 मार्च को भोपाल से एक विमान कमलनाथ दिल्ली भेजते हैं ताकि जो विधायक हाथ लगे हैं उन्हें वापस भोपाल लाया जाए। लेकिन ये 4 मार्च का दिन दोनों पार्टियों के लिए टेंशन वाला दिन था। कांग्रेस इस बात से हैरान थी कि बीजेपी ने इतनी बड़ी चोट कैसे कर दी, और बीजेपी प्लान फेल होने से परेशान थी। लेकिन इन लोगों के दिमाग में जितनी टेंशन थी, मीडिया के सामने ये उतने ही नॉर्मल बातें कर रहे थे। कमलनाथ तो कह रहे थे कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, तो बीजेपी वाले कह रहे थे ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। 4 मार्च की शाम 4 बजे विमान दिल्ली से विधायकों को लेकर भोपाल पहुंचा। एयरपोर्ट पर सुरक्षा चौकस थी, मीडिया के कैमरे भी लगे, लेकिन विधायकों को ऐसे रास्ते से एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया जहां मीडिया वाले थे ही नहीं। विधायकों को मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलवाया गया। सबने यही कहा कि साहब, आपसे बगावत का तो कोई चांस ही नहीं है, हम तो अपने काम से दिल्ली गए थे। बीजेपी का ऑपरेशन कमल फेल तो हो गया, लेकिन कमलनाथ ने ऑपरेशन बदलापुर शुरू कर दिया। यानी जिन बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का काम किया था, उनके खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ, और इसकी रणनीति मुख्यमंत्री आवास पर बनी। और सबसे पहले निशाने पर आए बीजेपी विधायक संजय पाठक। संजय पाठक गुड़गांव की उस होटल आईटीसी ग्रांड में थे जहां कांग्रेस के विधायकों को ठहराया हुआ था। संजय पाठक का खनिज की खानों का कारोबार था। कमलनाथ सरकार ने पहला एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश का हवाला देकर जबलपुर में 2 खाने बंद करवा दी। और संजय के साथ एक और रोचक किस्सा था। संजय पहले कांग्रेस में ही थे और कमलनाथ भी उन्हें कांग्रेस में वापस लाकर बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते थे। विवेक तनखा को कमलनाथ ने संजय को वापस लाने की जिम्मेदारी भी दे रखी थी। लेकिन मानवीय स्वभाव है, जिसके प्रति आप हमदर्दी रखें, अपनत्व रखें, और वही आपको दगा दे जाए। आम जिंदगी में तो हम माफ भी कर दे, लेकिन सियासत इंतकाम तो लेती है। खैर, ऑपरेशन फेल होने पर बीजेपी आलाकमान ने मध्य प्रदेश नेताओं को दिल्ली तलब किया। दिल्ली जाकर बीजेपी के रणनीतिकार नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, रामपाल सिंह, रमाकांत भार्गव और संजय पाठक वापस भोपाल लौट आए। कांग्रेस के लोगों को लगा कि बीजेपी के प्लान को हमने फेल कर दिया है। कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री का गुणगान करने लगे, तारीफों के पुल बांधने लगे, लेकिन ये भूल गए थे कि ये नए दौर की बीजेपी है, हार नहीं मानती है। जिसे दुनिया हार कहती है, वहां से भी जीत की रणनीति बनती है। और वैसे भी सियासत में कभी हार नहीं होती, हर वक्त खेल बदलने की संभावनाएं जिंदा रहती है। शर्त यह है कि आप उन संभावनाओं का पता लगा पाए। इधर कांग्रेस के लिए अब बारी सिंधिया को मनाने की थी। विवेक तनखा की सिंधिया से मीटिंग होने वाली थी, लेकिन सिंधिया मिले नहीं। मैसेज करके कहा कि काम में व्यस्त हूं, बाद में मिलेंगे। तनखा यहीं पर समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। विवेक तनखा को कुछ और जरूरी खबरें मिली जो सरकार पर संकट दिखा रही थी। तनखा ने ये सारी बातें कमलनाथ को मैसेज करके बता दी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के सहयोगी तनिष्क को भी रात में ही ये खबर दे दी गई और कहा कि एमपी में विधायक सरकार से नाराज हैं, कभी भी गड़बड़ हो सकती है। मैडम सोनिया से कहिए सभी विधायकों को दिल्ली बुलाकर उनकी नाराजगी खत्म की जाए। इधर अरविंद भदौरिया के साथ जो विधायक बेंगलुरु गए थे, वो पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में थे, और बीजेपी ने भी लंबे वक्त तक इन विधायकों के रुकने की व्यवस्था कर दी थी, क्योंकि बीजेपी ये जानती थी कि अब ये खेल लंबा चलेगा। लेकिन ये टेंशन जरूर थी कि जिस तरह से गुड़गांव की होटल तक कांग्रेस के लोग पहुंच गए, वैसी कोई गड़बड़ बेंगलुरु में नहीं होनी चाहिए। इस पूरी व्यवस्था की अरविंद भदौरिया अब जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए अरविंद भदौरिया ने अपने कुछ दोस्तों को भी बेंगलुरु बुला लिया। कांग्रेस वालों को 5 मार्च को एक बार ऐसा लगा कि सब कुछ कंट्रोल हो गया है, लेकिन इसी दिन शाम को कांग्रेस एमएलए हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा दे दिया। हरदीप ने अपने इस्तीफे में एक खास बात कही। उसने कहा कि मैं दिग्विजय, कमलनाथ या सिंधिया किसी गुट में नहीं रहा, और यही मेरी गलती रही। मेरी आज
कोई सुन नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि विधायक सिर्फ बीजेपी ही तोड़ रही थी, पलटवार कांग्रेस ने भी किया। 5 तारीख की रात को ही एक और मजेदार चीज हुई। मेहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात करने पहुंचे। असल में बीजेपी के 2 विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कौल कमलनाथ पर कई बार उनका समर्थन कर चुके हैं, उनकी तारीफ कर चुके हैं और विधानसभा में भी कमलनाथ सरकार के पक्ष में वोटिंग कर चुके हैं। उस दिन भी ऐसा ही लगा कि नारायण त्रिपाठी इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन जब वो सीएम हाउस से बाहर निकले तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। मुलाकात की वजह उन्होंने खुद कुछ भी नहीं बताई, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्हें सीएम हाउस में कुछ ऐसा दिखाया गया कि वो सपने में भी कांग्रेस से दूर जाने की सोच ही नहीं सकते। लेकिन मुश्किल तो बीजेपी के लिए भी थी। सरकार बनाने के लिए जिसको एक एक विधायक की जरूरत हो, वो भला किसी विधायक के पार्टी लाइन से हटकर चलने पर उस विधायक पर कार्रवाई कैसे कर सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, कमलनाथ सरकार एक्शन में थी। पुलिस मुखिया डीजीपी को भी तुरंत बदल दिया, क्योंकि विधायक इतना बड़ा खेल कर गए और आपकी खुफिया पुलिस क्या कर रही थी। इधर बीजेपी आला कमान ने अपने नेताओं को दिल्ली बुलाया, जेपी नड्डा के घर पर लंबी बैठक चली, बदले हालातों पर चर्चा हुई और यहीं पर इस पूरे ऑपरेशन में एंट्री होती है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की और धर्मेंद्र प्रधान की। धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के आदमी के तौर पर इस ऑपरेशन की इस टीम में शामिल हुए। अमित शाह की बात इस टीम तक पहुंचाना और अपडेट अमित शाह तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी जोड़ा गया। एक और खास बात, दिल्ली में जो भी बैठक होती, बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों को संभाल रहे अरविंद भदौरिया को भी फोन पर जरूर जोड़ा जाता था और दिल्ली में नरेंद्र तोमर का घर इस पूरे ऑपरेशन का अड्डा बन गया, जहां सारी बैठकें होती थी। 6 मार्च को कमलनाथ ने जो बीजेपी के नेता ये सारा खेल कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की। संजय पाठक, अरविंद भदौरिया जैसे नेताओं के गनमैन बदल दिए। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी हुई। एक जमीन खरीद मामले में उन्हें फंसाने की तैयारी हुई, लेकिन कांग्रेस की परेशानियां कम नहीं हो रही थी। एक तो बेंगलुरु गए विधायकों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था, दूसरा खुफिया खबर यह भी मिली कि बीजेपी की नजर कुछ और विधायकों पर भी है और विधायक भी पाला बदलने को तैयार हैं। सीएम ने सभी मंत्रियों को कहा कि किसी भी विधायक का अब कोई काम रुकना नहीं चाहिए। विधायक जो काम कहे वो करो, लेकिन विधायक नाराज नहीं होने चाहिए। कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर यह थी कि एक विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा से कांग्रेस का संपर्क हो गया था, जो बीजेपी के कब्जे में थे बेंगलुरु में। लोग कहते हैं कि उन्हें मंत्री बनाने का भरोसा दिया गया था कमलनाथ की ओर से, इसलिए वो वापस आने को तैयार हो गए। अब शेरा बेंगलुरु से निकले कैसे, इसके बारे में उन्होंने खुद तो कभी नहीं बताया, लेकिन लोग बताते हैं कि शेरा बाउंड्री से कूदकर वहां से निकले थे। थोड़ी दूर पर कांग्रेस के लोगों की भेजी हुई गाड़ी खड़ी थी। इसी बीच जब बीजेपी के लोगों को खबर मिली कि शेरा भाई तो कूद गए हैं, तो उनकी घेराबंदी कर उन्हें रोकने की भी कोशिश हुई। कहते हैं कि वहां शेरा भाई के साथ हाथापाई भी हुई। लेकिन इन सबके बीच एक हैरान करने वाली बात यह थी कि सिंधिया का कहीं कोई बयान नहीं आ रहा था। कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कहीं मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे। कहां थे, किनसे मिल रहे थे, कोई खबर नहीं। पता ही नहीं चल रहा था कि सिंधिया चाहते क्या हैं। लेकिन इसी बीच सिंधिया गुट के एक मंत्री ने जो बयान दिया, उससे अंदाजा लगाया गया था। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि कमलनाथ सरकार पर कोई संकट नहीं है, संकट उसी दिन आएगा जब हमारे महाराज सिंधिया का अनादर होगा, उनके सम्मान में कोई कमी आएगी। इधर 6 तारीख को ही जेपी नड्डा के घर दिल्ली में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा हुआ। जेपी नड्डा के बेटे की शादी का रिसेप्शन कार्यक्रम था। इसमें अमित शाह ने एमपी वाले घटनाक्रम पर थोड़ी बहुत चर्चा की, साथ ही प्लान जो फेल हुआ उस पर भी नाराजगी जताई और साफ संदेश दिया कि आगे जो कुछ भी हो पूरी तैयारी के साथ और ठोक बजाकर हो। उसी रात बीजेपी नेताओं ने नरेंद्र सिंह तोमर के घर फिर बैठक की। एक और बैठक कांग्रेस खेमे में भी उसी रात चल रही थी। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा के घर बैठक में कुछ नाराज विधायक शामिल हुए। इसमें भी एक विधायक ने कहा कि कमलनाथ को समझाइए, सरकार किसी भी वक्त संकट में आ जाएगी। कमलनाथ को अगर लगता है कि बीजेपी के पास 3-4 विधायक हैं तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर दे, संख्या कभी भी बढ़ सकती है। इधर कांग्रेस ने बीजेपी के कब्जे वाले विधायकों से संपर्क करने के लिए एक एक विधायक की एक एक मंत्री को जिम्मेदारी दी। मंत्री लोग
परिवार के लोगों से मिलते, परिवार के लोगों की जब विधायक से बात होती तब अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी की तैयारी के आगे इनकी रणनीति धरी की धरी रह जाती। इधर बीजेपी ने जितने भी नेता इस ऑपरेशन से जुड़े हुए थे उन्हें एक खास सीरीज के सिम दिए जिनके नंबर भी मिलते जुलते हुए थे, ताकि उन नंबरों से फोन आते ही पता चल जाए और बाकी लोगों से दूर जाकर सावधानी से बात करें। फोन सर्विलांस पर ना हो इसलिए सबको सस्ते वाले नोकिया के फोन दिए गए। इधर कमलनाथ सरकार भी बदला लेने की कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। संजय पाठक के होटल पर जेसीबी चलवा दी तो भूपेंद्र सिंह की सुरक्षा हटा दी और अतिक्रमण के आरोप में नोटिस भिजवा दिया। अरविंद भदौरिया के बड़े भाई देवेंद्र को पुलिस थाने में पूछताछ के नाम पर बिठा दिया और जाते वक्त कहा कि अपने भाई से कहो कि ज्यादा उछल कूद न करें, नहीं तो सरकार पूरे परिवार को अंदर कर देगी। और कमलनाथ ने कोशिश इस बात की भी की कि अरविंद भदौरिया को ही मना लिया जाए, बीजेपी के इस आदमी को अपने साथ मिला लें तो फिर बाजी जीत जाएंगे, लेकिन कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई। अब बीजेपी भी थोड़ी अलर्ट हुई कि अगर हमारे नेताओं पर इसी तरह कार्रवाई हुई तो नेता कमजोर पड़ जाएंगे, फिर ये खेल कौन खेलेगा। इसलिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और सरकार की शिकायत की कि वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। राज्यपाल ने इस पर सरकार से जवाब मांग लिया। अब आता है 8 मार्च का दिन। इस दिन कांग्रेस के लिए एक और अच्छी खबर आई। बेंगलुरु गए विधायक बिसाहू लाल लौट आए। उनको लाने के लिए कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई थी। मंत्री सुरेंद्र सिंह की बिसाहू लाल के बेटे तेजवान से अच्छी दोस्ती थी। सुरेंद्र सिंह और तेजवान बेंगलुरु गए। तेजवान अपने पिता से मिलने होटल गए। काफी मशक्कत के बाद बीजेपी के लोगों ने उन्हें होटल में एंट्री दी। इस दौरान तेजवान के साथ एक दोस्त भी था और दोस्त के हाथ में जो घड़ी पहनी हुई थी उस घड़ी में एक हिडन कैमरा था। उस कैमरा से वहां मौजूद विधायकों के फोटो भी लिए गए। यहां तेजवान ने अपने पिता बिसाहू लाल से कहा कि आपको कमलनाथ ने मंत्री बनाने का भरोसा दिया है और इलाके में लोग भी आपके बीजेपी से हाथ मिलाने से काफी नाराज हैं। ये सब बातें बेटे को कांग्रेस के लोगों ने सिखाकर भेजा था। इधर कांग्रेस ने अरविंद भदौरिया पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की, क्योंकि सारे विधायकों को रोककर तो अरविंद भदौरिया ही बैठा था। उसके खिलाफ विधायकों से मारपीट की एफआईआर दर्ज की और भदौरिया को मुख्य आरोपी बनाने की तैयारी हुई। खैर, बिसाहू लाल के साथ भी वही हुआ। भोपाल लाया, एयरपोर्ट से सीधे सीएम से मिलाने के लिए सीएम हाउस ले जाया गया और फिर मीडिया के सामने आए। मीडिया ने जब सवाल पूछे तो कहा कि मैं तो तीर्थ यात्रा के लिए बेंगलुरु गया था। इधर दिल्ली में बीजेपी के रणनीतिकारों की फिर बैठक हुई। बैठक में जो 2 विधायक बेंगलुरु से छूटकर वापस आ गए थे उसे बड़ी चूक माना गया और यह तय किया गया कि जो गए हैं वो कितनी भी कोशिश कर ले उन्हें वापस हम अपने साथ नहीं लेंगे। आगे की रणनीति में कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, ये भी तय हुआ और 8 तारीख को ही शुरू हो गया बीजेपी के इस ऑपरेशन का प्लान बी। क्या था प्लान बी? कैसे प्लान ए में सिर्फ 12 विधायकों को तोड़ने की रणनीति से बढ़कर प्लान ए के फेल हो जाने के बावजूद प्लान बी में बीजेपी ने करीब 25 विधायकों को अपने साथ मिला लिया। कैसे एक बार फिर से कमलनाथ की खुफिया पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और विधायक बीजेपी से मिल गए। एमपी में सरकार गिरने का क्या था इससे आगे का खेल? कैसे बीजेपी ने बिछाई एक ऐसी राजनीतिक बिसात जिस पर कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई? ये तमाम बातें किस्सा सियासी के अगले एपिसोड में। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हां, किस्सा सियासी के पिछले एपिसोड अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।